गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग रेशोज। ये आपकी अकाउंटेंसी की एनालिसिस ऑफ बिजनेस स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का 5th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग रेशोज के बारे में पढ़ेंगे और अकाउंटिंग में रेशोज की क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं। अकाउंटिंग रेशोज को समझने के लिए पहले आप एक एग्जाम्पल को देखिए। उस एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग रेशोज क्या होती हैं। ये देखिए कि अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें अनिल है, अनिल प्रॉफिट अर्न करता है 1,50,000 का, और सुनील एक पर्सन है जो प्रॉफिट अर्न करता है 1,80,000 का। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि इन दोनों में से मोर एफिशिएंट, ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, तो आप क्या आंसर देंगे? आप कहेंगे कि सुनील ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अनिल ने कैपिटल एम्प्लॉयड की है 10 लाख की और सुनील ने कैपिटल एम्प्लॉयड की है 15 लाख की, तो आपको कैलकुलेट करनी है उनकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट वो अर्न करते हैं, और उसके बाद आपको बताना है कि उनमें से कौन एफिशिएंट है। तो देखिए, इस इंफॉर्मेशन के बाद हम अनिल का प्रॉफिट निकालते हैं। अनिल ने 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है और कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड की है 10 लाख की, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकलती है? 15%। वहीं सुनील ने जो कैपिटल लगाई है वो है 15 लाख की और प्रॉफिट अर्न करता है वो 1,80,000 का, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है? 12% है। तो इसके अकॉर्डिंग अब कौन एफिशिएंट हुआ? अनिल। लेकिन पहले आपने क्या आंसर दिया था कि कौन एफिशिएंट होगा ज़्यादा? सुनील को, कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन जब आपके पास एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है और उस डिटेल इन्फॉर्मेशन को आपने क्या किया है? उनको एनालाइज किया है, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि ज़्यादा एफिशिएंट कौन है। तो रेशो जो आपकी होती है वो इसी चीज़ में आपकी हेल्प करती है। वो आपको ये डिस्क्राइब करती है कि कोई भी एक एब्सोल्यूट फिगर जो होती है अकाउंटिंग में, वो आपके लिए अकेली मीनिंगलेस होती है। मतलब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से, जैसे यहाँ पर सिर्फ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, तो इससे जो आपने कंक्लूजन निकाला था वो आपका क्या था? मीनिंगलेस था, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं था। वो एक्यूरेट कब होगा? जब आप उसको एक्सप्रेस करते हो इन रिलेशन टू अदर फिगर, किसी दूसरी फिगर के साथ में उसका रिलेशन को शो करते हो, तो आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। जैसे यहाँ प्रॉफिट को हमने एक्सप्रेस कर दिया उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, तो आपके पास जो परसेंटेज निकल के आई उससे फिर आप एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हो कि इनमें से ज़्यादा एफिशिएंट कौन है। तो रेशो का काम यही होता है। रेशो में हम क्या करते हैं? दो फिगर को एक्सप्रेस करते हैं। मीनिंग देखिए, रेशोज का मीनिंग क्या होता है? रेशो relationship between two figure expressed in arithmetical term is called a ratio in the words of R.N. एंथनी। R.N. एंथनी के अकॉर्डिंग रेशोज क्या है? जो अर्थमेटिक रिलेशन शो करता है दो फिगर्स के बीच में। रेशो आपकी 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपकी प्रोपोर्शनेट या फिर प्योर रेशो। प्योर रेशो ऐसी होती है जिसको हम 2:1 की फॉर्म में शो करते हैं। जैसे कि अगर आपकी फर्म में आपके पास करंट एसेट कितनी है? 2 लाख की है, और करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख की है, तो इनके बीच की रेशो क्या होगी? रेशो कैसे निकालते हैं हम? इनको आपस में कट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से ये सारी जीरो कट हो जाएंगी, ये सारी जीरो, तो रेशो क्या निकल जाएगी? 2:1। एक तो फॉर्म आपकी ये होती है रेशो निकालने की। सेकंड आपकी होती है रेट और सो मैनी टाइम्स। सो मैनी टाइम्स का मतलब क्या है? किसी चीज़ के कितने गुना है। जैसे आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है, मीन्स कि आपके अगर ट्रेड रिसीवेबल या फिर आपके जो डेटर हैं वो मान लो कितने होते हैं? 2 लाख हैं, और आपके पास आपकी सेल्स कितनी है? 40,000 की है। एक मिनट, ये आपकी यहाँ पर सेल्स कितनी है? 2 लाख की है, और जो आपके डेटर्स हैं या ट्रेड रिसीवेबल हैं वो 40,000 के हैं। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे कि वो कितने हैं? जो डेटर हैं हमारी सेल के कितने टाइम्स हैं? आप उसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आता है? 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से कंपैरिजन हो गया आपके ट्रेड रिसीवेबल का और क्रेडिट सेल का, कि वो उसके कितने टाइम्स है। तो रेशो को हम टाइम्स में भी शो कर सकते हैं, और ऊपर कैसी थी हमारी? प्योर रेशो। उसके बाद थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है परसेंटेज। परसेंटेज की फॉर्म में भी हम रेशो को शो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिया था, ऐसे ही
कि प्रॉफिट आपका यहाँ पर 2 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी 10 लाख थी, तो परसेंटेज हमारी प्रॉफिट की क्या निकल आई 20%। ये भी रेशो की ही एक फॉर्म है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इसका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी हम शो कर सकते हैं, जैसे इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर हम ले कि प्रॉफिट हमारा कितना था 2 लाख था और जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट की थी वो 10 लाख की थी, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या आता है 1/5, तो 1/5, ठीक है। ये हमारा किस में होगा फ्रैक्शन में होगा। तो इस टाइप से हम 4 तरीके से अपनी रेशो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कुछ एनालिसिस हैं आपके, क्रॉस सेक्शनल होता है और एक टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। इसमें हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है। इसमें कुछ सिलेक्टेड फर्म होती हैं एक सेम इंडस्ट्री से कुछ सिलेक्टेड फर्में ली जाती हैं, उनकी रेशो निकाली जाती है और उनका कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन जो आपका टाइम पीरियड होता है वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मतलब जैसे एक ही साल में आप डिफरेंट फर्मों का क्या कर रहे हो रेशो निकाल रहे हो और उनका कंपैरिजन कर रहे हो, वो आपका होता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, जिसमें टाइम पीरियड आपका सेम होता है, जो फर्में होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सेकंड है आपकी टाइम सीरीज एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो फर्म होती है आपकी वो तो सेम होती है, मतलब एक ही फर्म होती है, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो आर कंपेयर्ड, इट इज़ नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। जो टाइम होता है आपका वो अलग अलग होता है, जैसे एक ही फर्म का आप 5 सालों तक कंपैरिजन करते जा रहे हो कि पिछली साल उसकी जो भी सिचुएशन थी वो कैसी थी, अगले साल कैसी हो रही है, तो इसमें टाइम आपका चेंज होता रहता है और फर्म आपकी क्या होती है सेम होती है। उसके बाद देखिए हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज। ये आपका अब न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्लासिफिकेशन करेंगे रेशो की। तो रेशो हमारी क्या होती है 4 तरह की होती है, ठीक है। इन रेशोज को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशो है जो फर्स्ट रेशो है उसको और उसके जो फर्दर टाइप्स हैं उनको अच्छे से रीड करेंगे, उनको समझेंगे। तो फर्स्ट है आपकी लिक्विडिटी रेशो, सेकंड है सोल्वेंसी रेशो, थर्ड है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इनकम रेशो, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, जो लिक्विडिटी रेशो है वो आपकी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को शो करती है, ठीक है। इसे हम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रेशो होती है वो रेफर करती है एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटी, जो हमारी करंट लाइबिलिटी होती हैं जो हमें 1 साल से कम टाइम पीरियड में पे करनी होती है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करती है कि फर्म की एबिलिटी कितनी है अपने करंट ऑब्लिगेशन को अपने करंट रिसोर्सेज से पे करने के लिए। तो करंट रिसोर्सेज इसमें हमारे क्या होंगे, जो हमारी करंट एसेट होंगी, और जो हमारे करंट ऑब्लिगेशन है वो क्या होते हैं हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये जो रेशो है ये हमारी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बीच में रिलेशन को शो करती है। उसके बाद ये जो लिक्विडिटी रेशो होती है ये हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी करंट रेशो, इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल होती है उसका फॉर्मूला भी क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी क्विक रेशो को ही एसिड टेस्ट रेशो या फिर लिक्विड रेशो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो रेशो है अभी हम इसका सिर्फ थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि जब इसको हम फर्दर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सोल्वेंसी रेशो होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को शो करती है कि लॉन्ग टर्म में हम अपनी जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनको कितनी अच्छी तरीके से पे कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को शो करती है। ये आपकी डेप्ट इक्विटी रेशो, ये इसके टाइप हैं, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। थर्ड आपकी रेशो आती है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो क्या होती है, जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में रिलेशन को शो करती है। ये आपकी टर्नओवर रेशो भी बोली जाती है, ठीक है। ये इसके फर्दर कुछ टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, बाद में हम इनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट आती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो एक बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को शो करती है, मेजर करती है उसके प्रॉफिट्स को। और ये भी डिफरेंट टाइप्स की रेशो होती है, इन्हें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम आज करते हैं हमारी लिक्विडिटी रेशो या फिर हमारी क्या होती है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, ठीक है। इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल सकते हैं।
इसमें करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये रिलेशन शो करती है किसके बीच में, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बीच में। तो हमारा फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो करंट एसेट्स क्या होती हैं, ये सब आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है। तो करंट एसेट क्या है, ऐसी एसेट जिन्हें हम विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स के अंदर हम उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी होती हैं करंट एसेट्स। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इसके, जैसे इन्वेंट्री है हमारी, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स है। तो ये सारी हमारी करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ोगे अच्छे से। उसके बाद आती हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब वो लाइबिलिटीज जो हमें अपना विद इन 12 मंथ्स के अंदर जिनको हमें पे करना होता है, वो होती हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज। इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ठीक है, तो आप इन सबको अच्छे से देखोगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारी करंट रेशो है उसकी एक स्टैंडर्ड रेशो दी गई है। मतलब जो आइडल रेशो होती है जिसको हम अप्रोप्रिएट मानते हैं, वो रेशो होती है हमारी 2:1। इस 2:1 का मतलब क्या है कि जो हमारी करंट एसेट होंगी एक बिजनेस की, वो कितनी होंगी, 2, और जो करंट लाइबिलिटी है वो कितनी होगी, 1। तो वो एक एडुकेट रेशो मानी जाती है, क्योंकि करंट लाइबिलिटी मतलब जो हमें पे करना है वो कितनी है, 1 है, और जो हमारे पास सोर्सेज है जिनमें से पे करनी है वो कितने हैं, 2 है। तो ये एक बिजनेस के लिए अच्छी कंडीशन होती है। इससे क्या शो होता है कि वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस को अच्छे से पे कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें आपको सारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दी होती हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करनी होती है, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी करंट रेशो निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट है तो मतलब ये करंट में नहीं आएगी हमारी, ये करंट एसेट्स नहीं है। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमारी करंट एसेट्स है। ठीक है, ये करंट एसेट में आएगी। उसके बाद इन्वेंट्रीज आती हैं, ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर्स, BR, ये भी आएंगे। उसके बाद ट्रेड पेबल, ये हमारी क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसमें नहीं आती, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आती हैं, ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी में आता है। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारा, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो पहले सारी करंट एसेट्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसमें क्या क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, हमारे ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और BR दोनों आ जाते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस। इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या अमाउंट आता है, 4,80,000। तो टोटल हमारी करंट एसेट हुई 4,80,000 की। उसके बाद हम सारी करंट लाइबिलिटीज़ को ऐड कर लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है हमारा, ट्रेड पेबल्स हैं जिसमें क्रेडिटर और BP आते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। इन सबको हमने ऐड किया तो हमारी करंट लाइबिलिटी कितने की बनती है, 2 लाख की। तो करंट रेशो हमारी क्या हो जाएगी, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ये रेशो हमारी निकलती है 2.4:1। और हमारी आइडल रेशो क्या होती है, 2:1। तो ये उससे ज़्यादा ही है, तो मतलब ये एक बिजनेस के लिए सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है, मतलब वो अपने करंट ऑब्लिगेशन को अच्छे से पे कर सकती है। ठीक है, ये कमेंट में आपको लिखना है। उसके बाद जो आपकी करंट रेशो थी, ठीक है, उसमें 2 रेशो थी आपकी, एक करंट रेशो थी और एक क्या थी आपकी, क्विक रेशो। तो सेकंड रेशो को हम डिस्कस करते हैं, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या फिर लिक्विड रेशो। ये तीनों ही नाम आपके क्विक रेशो के हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हम पढ़ चुके हैं, सेम वही करंट लाइबिलिटी आएंगी। अब आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं। लिक्विड एसेट होती हैं, लिक्विड एसेट मीन्स दोज एसेट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वेरी शॉर्टली। मतलब जिनको बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट एसेट कौन सी थी, जिन्हें हम विद इन 1 ईयर के टाइम में कन्वर्ट करते थे। और जो हमारी क्विक रेशो है, क्विक एसेट्स हैं, वो कैसी एसेट्स होती है जिनको हम बिल्कुल ही छोटे टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। इसमें कौन कौन सी हमारी एसेट्स आती हैं,
इसमें करंट इन्वेस्टमेंट आती हैं, ट्रेड रिसीवेबल आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज। मींस जो लिक्विड एसेट होती हैं उसमें है ना सारी की सारी आपकी करंट एसेट आती हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड या एडवांस के जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको छोड़कर बाकी सारी हमारी किस में आ जाती हैं, करंट एसेट में आ जाती हैं। क्योंकि देखो जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का ये नहीं है कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हमारा स्टॉक सेल होगा उसके बाद ही वो कैश में कन्वर्ट होता है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, जो एक्सपेंसेस हम पे कर चुके हैं, अब जो एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए वो हमें वापस तो नहीं मिलेंगे ना कैश में, और इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में वो हमें नहीं मिल सकते। तो ये करंट एसेट तो होती है हमारी, लेकिन क्या है, लिक्विड एसेट नहीं होती। तो जो भी करंट एसेट्स हैं उसमें से इन्वेंट्रीज और आपके जो प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांसेज है उनको लेस करोगे तो आपकी क्या निकल जाएंगी, लिक्विड एसेट्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस। जैसे आपकी करंट रेशो की एक आइडल रेशो थी, वैसे ही आपकी क्विक रेशो की भी एक आइडल रेशो है, वो है 1:1। इसका मतलब क्या है कि जितने हमारे ऑब्लिगेशन हैं उतनी ही हमारी क्या होंगी, क्विक एसेट्स होंगी। तो वो सिचुएशन एक बिजनेस के लिए सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें करंट रेशो भी आपको निकालनी है और क्विक रेशो भी आपको निकालनी है। तो देखिए आपको क्या क्या आइटम दी हुई हैं, उनमें से आप सबसे पहले क्या सिलेक्ट करोगे, जो भी आपकी करंट एसेट्स हैं, ठीक है। करंट एसेट इसमें कौन कौन सी हैं आपकी, करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एडवांस टेक, ठीक है। इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास करंट एसेट्स निकल के आती है 71,000 की। उसके बाद हम निकालते हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं हमारी, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग आती हैं, ट्रेड पेबल्स आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लाइबिलिटीज़, इन सब को ऐड किया तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी निकलाई। उसके बाद हम करंट रेशो निकाल लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, और ये हमारी रेशो निकल आती है 2.33:1, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो क्विक एसेट्स हमारी क्या होंगी, करंट एसेट हमने ऊपर निकाली हैं, तो करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर जो एडवांस टैक्स है उसको लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेंगी, हमारी क्विक एसेट्स, ठीक है। तो ये क्विक एसेट्स होंगी। करंट लाइबिलिटी जो हमने ऊपर निकाली थी सेम वही होंगी और उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये हमारी क्विक रेशो निकल जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं। हमें करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी और क्विक एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होती हैं। अब ये एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें क्या दिया हुआ है, अब बिजनेस है जो करंट रेशो, एक बिजनेस की करंट रेशो क्या है 3:1 है और उसकी क्विक रेशो क्या है 1.2:1। इफ़ द वर्किंग कैपिटल इज़ 1,80,000 और वर्किंग कैपिटल क्या दी हुई है 1,80,000, तो हमें कैलकुलेट करनी है करंट एसेट्स और इन्वेंट्री। अब करंट एसेट्स और इन्वेंट्री हमें निकालनी है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाँ वर्किंग कैपिटल। तो अब देखिए कहाँ से हम करंट एसेट्स और इन्वेंट्री को निकाल सकते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वर्किंग कैपिटल है, हमारे पास ना करंट एसेट्स है ना करंट लाइबिलिटी है, लेकिन हमारे पास करंट रेशो है। करंट रेशो क्या है 3:1 है। तो ये रेशो क्या शो करती है कि हमारी करंट एसेट्स हैं वो कितनी है 3 है और जो हमारी करंट लाइबिलिटी है वो कितनी है 1 है। तो यहीं से अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी क्या होगा 2, तो वो क्या होगी हमारी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे इफ़ वर्किंग कैपिटल कितनी है 2 है, देन करंट एसेट्स हमारी कितनी होंगी 3 होंगी। अगर वर्किंग कैपिटल 1 है तो करंट एसेट्स क्या होगी 3/2। और इफ़ वर्किंग कैपिटल जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 1,80,000 की, तो हमारी करंट एसेट्स क्या निकलेंगी 2,70,000 की, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये करंट एसेट्स निकल गई, तो करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूले में से ही बना सकते हैं ना हम करंट लाइबिलिटीज़ का फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग
कैपिटल, ठीक है। करंट लाइबिलिटी को हम इस साइड ले जाएं और वर्किंग कैपिटल को इस साइड ले आएं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आती है, करंट लाइबिलिटीज़। इसके बाद हम निकाल लेंगे क्विक रेशो। क्विक रेशो हमें पहले ही गिवन है। रेशो क्या है, 1.2:1 इक्वल क्या होता है, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो लिक्विड एसेट हमारे पास नहीं है, हम लिक्विड एसेट्स को निकालेंगे, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिक्विड एसेट्स हमारी आ गई 1,08,000। अब हमें इन्वेंट्री निकालनी है। इन्वेंट्री क्या होगी, देखिए करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता था, नहीं लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला वहाँ से क्या निकलेगा, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट। तो ये 1,62,000 का हमारा क्या निकलाएगा, इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें करंट एसेट्स ऑफ मनरेंच कंपनी आर 29,745। ये हमारी करंट एसेट्स दी हुई हैं और करंट रेशो क्या है, करंट रेशो है 1.5 और इन्वेंट्री स्टूड एट, इन्वेंट्री कितनी है 8,827। कैलकुलेट द लिक्विड रेशो एंड कमेंट ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। हमें लिक्विड रेशो निकालनी है और कमेंट करना है लिक्विडिटी पोजीशन पे, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशो निकालनी है, यहाँ हमें क्या गिवन है, करंट रेशो हमें गिवन है और करंट एसेट्स गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। करंट रेशो जितनी है वो पुट करेंगे, करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम करंट लाइबिलिटीज़ निकाल लेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ आ गई हमारी 19,830। उसके बाद लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लगाते हैं। लिक्विड एसेट्स क्या होंगी, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स माइनस क्या करेंगे, इन्वेंट्री। करंट एसेट्स ऊपर हमने गिवन है और इन्वेंट्री भी, तो ये हमारी क्या निकल गई, लिक्विड एसेट्स, और डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटी से, तो ये हमारी क्या निकल आएगी यहाँ पर, लिक्विड रेशो, ठीक है। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इस रेशो के, करंट रेशो और क्विक रेशो के, लगभग आपकी जो डीके गोयल की बुक है उसमें 1 से लेकर और 25 तक के क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो आप उन सारे न्यूमेरिकल जो अनसोल्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको निकालोगे, अपनी नोटबुक में नोट करोगे उनको, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।